नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के पूर्वावलोकन के तहत हम अपना भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में हम पहले अपने आधुनिक भारत को या आधुनिक भारतीय इतिहास को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर आपका ये 36 होगा। इसी लेक्चर नंबर 36 के तहत देखेंगे कि हम भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ था। देखो, संवैधानिक विकास का मतलब जैसे आपने देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, उसके बाद में 1784 का पिटस इंडिया एक्ट आएगा, फिर आप देखेंगे 1791 का एक्ट आएगा। उसके बाद में आप बहुत सारे एक्ट देखेंगे, जैसे 1813 में भी आएगा, 1833 का भी होगा। उसके बाद में 1856 या 1857 का, 1861, इस प्रकार से बहुत सारे एक्ट आएंगे। और जो मेन एक्ट होगा आपका, जैसे 1909 का मार्लेमेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इन सब के बारे में आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, मोटे मोटे तौर पर इसकी जानकारी लेंगे। तो देखो, यदि आपको इनको डिटेल के बारे में डिटेल देखना है तो डिटेल के लिए मैंने आपको पहले ही यूट्यूब पर कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दी है विद कॉन्सेप्ट। आप वहां से इनको डिटेल पढ़ सकते हैं, तो वहां से आपको अच्छा खासा आइडिया मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मोटे मोटे तौर पर जो जितना बुक में दिया है, जितना घटना चक्र की बुक में दिया है, इतना ही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादातर जो प्रैक्टिस करने का विचार कर रहे हैं, ज्यादातर यहाँ पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इतना ही अच्छा रहेगा। तो इसमें काफी अच्छे खासे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। और ये जो आपका भारत का संवैधानिक विकास होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब पार्ट वन और पार्ट, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ भी हल करा दूंगा इसके कॉन्सेप्ट के साथ में, और बाकी अगले हम पार्ट में उसमें देखेंगे। तो देखो, ये जो वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ और एआरओ, चाहे जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है पहले। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। हुआ क्या था कि कंपनी में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया था। और भ्रष्टाचार इतना हो गया था कि सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको खुद ब्रिटेन की सरकार से लोन लेने के लिए अप्लाई करना पड़ा। और जो लोन लेने के लिए अप्लाई करना पड़ा तो ब्रिटेन की सरकार भी देख रही थी कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो तो दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी एक तरीके से डूबने के कगार पर थी, अर्थात दिवालिया होने के कगार पर थी। इसी वजह से क्या करा कि सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी को कंट्रोल करने का यहाँ पर प्रयास किया था। और इसके तहत मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। मतलब कुल मिलाकर जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी एक्ट के माध्यम से जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, इसको भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के ही अधीन कर दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत ही क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगे, जैसे कौन, वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अर्थात बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो वारेन हेस्टिंग्स को ही बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये ध्यान रखना। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश होते थे, और जो इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे आपके लॉर्ड इम्पे साहब, लॉर्ड इम्पे। तो ये ध्यान रखना कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो लॉर्ड इम्पे थे। और तीन इसमें अन्य न्यायाधीश भी बने थे, जैसे आप देखेंगे चेमिस्टर था, हार्डिंग था, इस तरीके से यहाँ पर लोग थे। तो इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, अर्थात नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया था। इसमें एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने, और रॉबर्ट चैम्बर्स और स्टेफन सीजर, ली मेस्टर और जॉन हाइड इसके अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। क्या कुल मिलाकर जो कॉर्नवालिस आना चाहता था, कॉर्नवालिस इससे पहले ये अमेरिका में नियुक्त था, ये कह लो आप। तो ये मान लो कि जो गवर्नर जनरल तथा जो सेनापति था, कुल मिलाकर ये जो कॉर्नवालिस था, ये अपने आप को ये दोनों ही शक्तियों से सुसज्जित करना चाहता था। इसे गवर्नर जनरल का भी पद चाहिए था और साथ साथ सेना का मुख्य सेनापति होने का भी इसे पद चाहिए होता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया।
कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया था। तो ये ध्यान रखना है कि मोटे तौर पर कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को किसने अपनाया, तो कॉर्नवालिस ने अपनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को, अर्थात जो चाय और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त, इसको छोड़कर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब देखो, इसने ना तो 1891 का चार्टर एक्ट बताया, नहीं 1791 का चार्टर एक्ट बताया, और ना ही इसने 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट बताया, क्योंकि वो इतने कहने के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन वो पढ़ने भी अनिवार्य है, क्योंकि ताकि एक आपको क्रम अच्छे से पता लग जाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो जरूर देख लेना, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें आपको क्रम से आपको सारे एक्ट देखने को मिल जाएंगे। और देखो, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखना है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और चार्टर एक्ट जो 1833 का आया था, इसके द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दी गई तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अर्थात कहने का मतलब यह है, जिस वारेन हेस्टिंग्स को हम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहते थे, अब वो बंगाल का न रहकर वो क्या हो गया, पूरे समूचे भारत का, समूचे भारत का या समूचे ब्रिटिश भारत का वो गवर्नर जनरल बन गया। और इस प्रकार विलियम बेंटिक पहला ऐसा गवर्नर होगा जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएगा। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य अर्थात चौथे सदस्य के रूप में भी सम्मिलित किया गया था। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया और 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या जो थी, जो बीओडी थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, और उनकी संख्या 24 से घटाकर इन्होंने 18 कर दी। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अब देखो होता क्या था, ये जो 24 डायरेक्टर थे ना, इनकी जो कॉप सीओपी बोलते हैं उनको, कॉप ऑफ प्रोपराइटर, अर्थात जिन लोगों ने, या ये कह लो 80, लगभग 80 लोगों ने मिलकर या 80 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। तो ये ही लोग जो कॉप थे, कॉप के ही जो लोग थे, वो निर्वाचन के माध्यम से इन डायरेक्टर का गठन करते थे। 24 में से ये जो डायरेक्टरों की जो संख्या है 24, इनका गठन करते थे निर्वाचन के माध्यम से। अब लेकिन क्या हुआ, जब महारानी ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली, तो इनका जो अब सिलेक्शन होना था वो निर्वाचन के आधार पर ना होकर वो अब परीक्षाओं के माध्यम से किया जाने लगा, जिसमें 18, इनकी तो पहले तो संख्या घटाएगी और इन 18 में से भी 6 को क्राउन द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया था। 1858 के भारत अधिनियम अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन लिया गया। छीना क्यों? क्योंकि 1857 की महान क्रांति हुई, जिसमें ब्रिटेन की पूरे विश्व में बड़ी निंदा की गई थी, और इसी वजह से क्या हुआ, जितने भी कंपनी के एकाधिकार थे सबको समाप्त करके पूरी तरीके से कंपनी अब ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। और यहीं से क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पद था, ब्रिटेन की सरकार ने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद अपने क्षेत्राधिकार में रख लिया। तो वायसराय इस प्रकार क्या होगा, 1858 के एक्ट के तहत ही जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा वो भी लॉर्ड कैनिंग, और जो प्रथम वायसराय बनेगा वो भी लॉर्ड कैनिंग ही बनेगा। अब देखो, क्राउन को सौंप दिया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, ये अगला एक्ट आता है, के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और यह अध्यादेश मतलब ये कह लो कि ये जो अध्यादेश जारी होगा ये अधिक से अधिक 6 माह तक लागू किया जा सकता है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ही वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपे और एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा और
2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। इस अधिनियम के अनुसार बंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। तथापि इन प्रांतीय परिषदों के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति न प्राप्त कर लें। अब इसके साथ साथ देखो, बंबई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के एक्ट के द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। तो जो देखो, यहाँ पर जो उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई बंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में, किस एक्ट के द्वारा हुई? तो 1861 के एक्ट के द्वारा। कब हुई? 1862 में की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों के लिए बढ़ा दिए गए। पहला था, देखो, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखना अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। दूसरा था, सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। इसी इंडियन काउंसिल एक्ट अर्थात इसी को ही मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने वर्ष 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, या अपनी रिपोर्ट की अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीय की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए, तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा अर्थात इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। 20 अगस्त 1917 को के सुधारों की घोषणा के तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू फोर्ड अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी प्रशासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया था, और इस अधिनियम के तहत ही प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय जितने भी थे वो गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, और वर्ष 1937 के संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित कराना प्रारंभ किया। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग अर्थात एफपीएससी जो था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थीं को मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैत शासन लागू रहा। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो 1935 का अधिनियम था ये भारतीय संविधान में भी, या भारतीय संविधान के निर्माण में भी मील का पत्थर साबित होगा एक तरीके से। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरे प्रशासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन मिल गया, तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेदभाव समाप्त हो गया। गवर्नर को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ, और मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, भारतीय मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व मिला। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। जैसे वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। जैसे देखो, संघात्मक सरकार की स्थापना हुई, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना हुई। अर्थात कहने का मतलब यह है, केंद्र में द्वैत शासन बना रहा जबकि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई।
द्विसदनीय केंद्रीय केंद्रीय विधानमंडल की गठन हुआ। प्रांतीय शासन व्यवस्था आई। प्रांतीय विधानमंडल आया। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हुआ और फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि हुई थी। वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन अर्थात 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कटु आलोचना की थी। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में वर्ष 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत में संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां ही कहा था। तो देखो ये तो हो जाता है कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखना, देखो जो प्रांतों में जो केंद्र में जो द्वैध शासन बना रहा था उसी के तहत ही इसे इन्होंने 3 सूचियां जारी की थी। केंद्र सूची, एक थी आपकी राज्य सूची और तीसरी थी आपकी समवर्ती सूची। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। केंद्रीय सूची में लगभग 64 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में जो थे वो 36 विषयों को यहाँ पर रखा गया था। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो थोड़े से इनके प्रश्न भी देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कहते हैं आखिर। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट सीधा सा सवाल है और उसका सीधा सा ही आंसर है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास, बंबई एवं प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वो वारेन हेस्टिंग्स को ही बनाया गया था। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो फिर से वही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आपका आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम 1773 के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसलिए आंसर ए होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधिक न्यायालय या नौसैनिक विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर और ली मेस्टर और जॉन हाइड अन्य इसके न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में भारत में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ई बनेगा। इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे इसके वो बने थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। ए आंसर होगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? वो ये अधिकार था आपका 1786 का एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा अधिकार मिला था। सी आंसर होगा इसका। 1786 के एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का भी अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो यह था 1786 का एक्ट। आंसर आपका बी होगा इसमें। तो देखो नेक्स्ट कहता है आपका, अच्छा इसमें देखो ऑप्शन इसके गायब हो गए, नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इसके। तो देखो 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनिमय का कारण क्या था? देखो ऐसे विनिमय का कारण यही था आपका कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति के सतर्क हो गया था कि
और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय होगा। आंसर इसका सी बनेगा केवल। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया था। नेक्स्ट, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। तो किसमें एकाधिकार समाप्त किया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और केवल इनका अधिकार किस पर रहा? चाय और चीन के व्यापार को लेकर था। और इसी 1873 के अधिनियम के द्वारा ही भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति भी दे दी थी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये आया था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? क्योंकि अब देखो, इसका क्या कारण था ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसने ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में प्रचार को रोक लगा दी? नहीं, इसने प्रचारों को अनुमति दे दी थी। इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया था? ये भी नहीं आपका, ये भी नहीं होगा, गलत है ये भी। इसके द्वारा भारतीय की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था? यस, इसके लिए वित्तीय प्रावधान अर्थात 1 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया था। तो आंसर आपका सी होगा इसका। चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान किया था कि 1 लाख रुपए वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्यों के सुधार, पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति एवं आरंभ करने के लिए पृथक रखरखाव दिए जाएं। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा का प्रसार का बड़ा बीड़ा उठाया था। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? अब देखो कौन सा नहीं था ये देखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को समापन करना ये था। काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना ये भी था आपका। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना ये भी था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति की जाना? नहीं, विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था? हाँ, यही नहीं था। आंसर आपका डी ही होगा आपका इसमें। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिए गए। उसे भविष्य में केवल एक राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय न बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। अतः विकल्प डी असत्य है। नेक्स्ट, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? देखो ये संस्तुति की गई थी एक तरीके से देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में, जो 1919 में आया था। लेकिन ये रिपोर्ट पहले ही आई थी, 1918 में रिपोर्ट आई थी, ध्यान रखना इसका। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में अपनी अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संस्तुति के आधार पर ही 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचेसन आयोग 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। तो ये हुआ था 1853 में। आंसर आपका बी बनेगा। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधान था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कराई जाएंगी, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? यह था आपका क्रियाशील विधान परिषद, चार्टर एक्ट 1853 का। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड के में एक समय साथ ही इंडियन सिविल सर्विसेज अर्थात आईसीएस की परीक्षा आयोजित कराने के लिए सहमत हुई थी? तो कोई ये एक्ट था आपका 1922 में। 1922 में ऐसा हुआ था। वर्ष 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी। इसके पूर्व भी यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। वर्ष 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1935 अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित कराना प्रारंभ कर दिया और 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग अर्थात एफपीसी को का नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया था। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखो ये आपको यहाँ पर सत्य देखना है। अब मिलाते हैं, देखो मैच कराने पड़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये आपका ठीक है, एक ठीक है आपका। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। ये भी आपका ठीक है, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? दोनों ही होंगे, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, 1922 से भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में ही प्रारंभ किया गया। 1 जनवरी 1941 को सिविल सेवा में भारतीय की संख्या जो थी वो 617 थी की भागीदारी, और जबकि यूरोपियों की जो भागीदारी थी वो 585 से ज्यादा हो गई थी। अब देखो ये इस वीडियो को, इस पार्ट को हम यहीं रोक लेते हैं। तो देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो टेलीग्राम वहां से ज्वाइन कर लेना। और यदि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी के कंप्लीट नोट चाहिए, उसका लिंक भी आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। उसका मेल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।